आप सबों को मेरा नमस्कार। आज की कहानी एक ऐसे बाप की होगी, जो बाप अपने 6 दिन की बच्ची को जिंदा दफनाने के लिए लेकर गया हुआ था। साथ में उस बच्ची का मामा भी था। समाज माँ का दूसरा रूप मामा, ये पूरा समाज देखती है। लेकिन मामा का भी हाथ दफनाने के समय काँपता नहीं है। उस बच्ची का बाप जेल पहुंच जाता है, लेकिन आखिर वो जेल पहुंचता कैसे है? वो कौन सी कारण थी कि अपनी ही बच्ची को जिंदा दफनाने के लिए गड्ढा भी खोद लेता है और जिंदा दफनाने की तैयारियां भी कर लेता है। माँ आखिर उसकी कहाँ थी? और माँ को आखिर ये वारदात पता भी है या नहीं पता है? आज हम आपको बताएंगे पूरी कहानी। आप इस पूरी कहानी में आपका काम ये भी होगा कि ये देखना है कि जो बाप अपनी ही बच्ची को जिंदा दफनाने गया था, क्या वो दोषी है या कोई और है जो दोषी है। ये कहानी में आपको पता चलेगा। कहानी है 24 जनवरी 2014 की, मुरादाबाद में। मुरादाबाद में एक गांव है गुरेठा। और गुरेठा गांव जहां है, वहां पे एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है रुद्रपुर। रुद्रपुर में ही गुरेठा गांव आता है और ये दोनों आते हैं मुरादाबाद में। सुबह का समय था। दो लोग एक व्यक्ति के पास आते हैं और वो कहते हैं कि भाई साहब, मैं इसी हॉस्पिटल से आ रहा हूं और इस हॉस्पिटल का नाम है तीर्थाकर महावीर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। मैं वहीं से आ रहा हूं और मेरी बच्ची मर गई है। मैं दफनाना चाहता हूं भाई, मुझे कुदाल चाहिए। वो आदमी देखता है कि दो लोग हैं। दो लोगों में से एक आदमी के गोद में कपड़े में लिपटा हुआ बच्चा है। आदमी बड़ा भावुक हो जाता है। स्वाभाविक है कि कोई भी व्यक्ति अगर सामने आकर ऐसी बात कहे तो भावनाओं में बहना तो लाजिम सी बात है। वो भी व्यक्ति भावना में बह गया और बोलता है कि ठीक है, मैं फावड़ा लेकर आता हूं, कुदाल। वो जाता है और अपने घर से कुदाल निकाल कर लेकर आता है और ये लोगों को दे देता है। इतना बातचीत करने के दरमियान वहां पे दो चार लोग और इकट्ठे हो जाते हैं। उसमें से एक व्यक्ति दुकान में दौड़ कर जाता है और बच्ची के लिए कफन भी लेकर आ जाता है। कुछ लोग साथ हो जाते हैं। वहीं पे एक नदी बहती है, गांगन नदी। यानी वो गुरेठा गांव के जो लोग हैं, कोई किसी भी बच्चे को दफनाने का काम या जलाने का काम, किसी भी व्यक्ति के लाश को, वो गांगन नदी के किनारे शमशान घाट बनाया हुआ था। वो गांव के लोग वहीं पे जाकर क्रियाक्रम करते थे। गांव के लोग ये बताते हैं कि ठीक है, आप वहां चलिए। साथ में दो चार 10 लोग और भी इन लोगों के पीछे पीछे हो लेते हैं। सब साथ में उसी गांगन नदी के किनारे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद उसमें से एक व्यक्ति है जो गड्ढा खोदता है। गड्ढा खोदते वक्त ये जो लड़की का पिता है, वो भी कहता है कि रुक जाइए, गड्ढा मैं भी खोदता हूँ। यानी अपने गोद में जो बच्ची को लिया हुआ था, उस बच्ची को वो उस बच्ची के मामा यानी अपने साले साहब के गोद में दे देता है। आप इसे पकड़ के रखो, मैं गड्ढा खोदता हूँ। गड्ढा खोद लेता है। खोदने के बाद मिट्टी को चारों तरफ से हटाने के बाद, चिकना करने के बाद, अब बारी आती है बच्ची को उस गड्ढे के अंदर डालना। उस गांव का साथ में एक व्यक्ति भी आया था जिसने कफन लेकर आया था दुकान से। वो कफन में लपेटा जाता है, उस बच्ची को लपेटता है और लपेटने के बाद उस गड्ढे के अंदर उसे रख दिया जाता है। गड्ढे के अंदर जैसे ही ये सब मिलकर, यानी लड़की के पिता, मामा और बाकी के जो गांव के लोग थे वहां पे खड़े ही थे, यानी लड़की के पिता अपने हाथ से
जब लड़की को गड्ढे के अंदर रखता है, चूंकि कफन पतला ही था और कोई कपड़ा नहीं, उस कफन को ही लपेटा हुआ था। जैसे ही वो जमीन पे लड़की को रखता है, जमीन थोड़ी सी गीली गीली थी कि चूंकि अभी अभी ताजी ताजी उसकी खुदाई हुई है। जैसे ही बच्ची के पीठ के अंदर से ठंडा लगता है, बस बच्ची को अंदर से जैसे ही ठंड लगती है, बच्ची रोना स्टार्ट कर देती है, रोने लगती है। रोते हुए जब आवाज बच्ची की उस कब्र से आती है, वहां पे जितने भी खड़े लोग थे वो सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, चकित होकर सुनने लगते हैं। जैसे ही बच्ची रोने लगती है, ये जो दो लोग आए थे, मामा और पापा, ये दोनों घबरा जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं। यानी जब बच्ची रोने लगी तो खुश होना चाहिए ना, तो ये खुश नहीं है, अचंभित है, परेशान है। गांव वाले देखे कि भाई ये दोनों खुश नहीं है, आंखें फटी हुई है, पसीने चल रहे हैं, मामला क्या है? मामला कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। गांव वाले लोग कहते कि अबे कमीने, पहले इससे बच्ची को उठा। ये दोनों जो है जल्दी जल्दी, यानी लड़की के पिता पहले उसको, बच्ची को गोद में लेता है। लेने के बाद वहां अब चिलमचिली शुरू हो जाती है, गांव के लोग चिल्लाने लगते हैं। अब ये जब बहसबाजी होना शुरू हो जाती है, आवाजें आना शुरू हो जाती है, तो वहां पे जो और भी जो खेत में या इधर उधर जो काम कर रहे थे, उस सब के सब एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। सब परेशान हो जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, और सबके मन में ये जानने की इच्छा हो जाती है कि आखिर ये बाप है, ये जिंदा अपने बच्ची को कब्र में दफनाने क्यों आ रहा था? क्या वो कारण है? सब जानने लगते हैं। गांव का जो आदमी वहां पे खड़े थे, उनमें से ही एक व्यक्ति ऐसा है जो पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस घटनास्थल पे पहुंचती है दनादन, और पुलिस, यानी वो जो जगह है उसमें पाकबड़ा थाना है। पाकबड़ा थाना में फोन कर दिया जाता है। वहां के जो थानेदार है, थाना प्रभारी तेजेंद्र यादव, और साथ में सब इंस्पेक्टर सहदेव सिंह भी आते हैं। घटनास्थल पे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद सीधे ये दोनों को पकड़ते हैं और लेकर आते हैं थाने। बच्ची की हालत को देखते हैं, बच्ची की हालत बड़ा गंभीर है। बच्ची को यथाशीघ्र जल्दी जल्दी में उसी तीर्थाकर महावीर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर दिया जाता है, जहां से ये कहता है कि मैं अपनी बच्ची को वहां से लेकर आया हूं, और डॉक्टर ने इसे मृत घोषित कर दिया है। और ये अकबकाकर कहता है कि मैं, मेरी जो बच्ची है, मेरी पत्नी इसी हॉस्पिटल में भर्ती है, और यहीं के डॉक्टर ने तो मुझे कहा था कि ये लड़की मृत है, मरी हुई है, और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था दफनाने के सिवा, तो हम दफनाने गए हुए थे। लेकिन बात कुछ हजम हो नहीं रही थी आपको, थाना प्रभारी तेजेंद्र यादव को और सहदेव सिंह को, कि आखिर मामला है क्या। पुलिस पता करती है, ये कह रहा है इसी हॉस्पिटल में। पुलिस पता करती है हॉस्पिटल से, डॉक्टरों से वहां पूछताछ करती है कि भाई ये बच्ची का जन्म आपके यहाँ ही हुआ है? डॉक्टर कहते हैं हाँ, इसकी माँ तो यहीं पे एडमिट है, वो भी आईसीयू में है, भर्ती है। दूसरी बात है कि बच्ची तो यहाँ पे जन्म ली है, और ये मरी हुई नहीं है, ये तो जिंदा थी। अब पुलिस को यहाँ पे जो शक था वो यकीन में बदल गया कि ये मामला कुछ तो गड़बड़ है। पुलिस थाने आती है। आने के बाद वहां के जो एसपी हैं, एसपी यानी नगर एसपी को सूचना थानेदार साहब देते हैं। नगर एसपी महेंद्र यादव हैं। महेंद्र यादव वहां पहुंचते हैं। मामला गंभीर लगता है। इतना सारी प्रक्रिया को होते हुए पूरे इलाके में ये खबर फैलने लगती है
कि एक दरिंदा है जो अपने बच्ची को जिंदा दफन कर रहा है। वहां पे भीड़ इकट्ठा होने लगती है। भीड़ इकट्ठा होने लगती है। नगर एसपी आते हैं और सख्ती से पूछताछ करते हैं उस लड़की के पिता से। जब अपना पुलिसिया रवैया अपनाते हैं महेंद्र यादव, पुलिस अधीक्षक यानी एसपी साहब, तो जो मामला खुलकर सामने आता है, वो मामला यानी उस कहानी को सुनते ही महेंद्र यादव के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो सोचने लगते हैं कि क्या ऐसी भी मजबूरी हो सकती है क्या? ये कहानी को जब आप भी जानेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है? ऐसी भी मजबूरी हो सकती है या ऐसा भी अपराध हो सकता है? कहानी वो बताता है, कहानी ये है कि सबसे पहले अपना वो नाम बताता है और उसका नाम होता है संजय। संजय और साथ में जो मामा होते हैं, वो मामा का नाम है दिनेश। संजय और दिनेश यानी संजय पिता और दिनेश मामा, दोनों अपने ही हाथ से उसे यानी अपनी बच्ची को गड्ढे में इसलिए डाल रहे थे कि वो जब अपनी पत्नी को इस कॉलेज यानी तीर्थाकर महावीर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए जब आए थे और भर्ती कर दिया, तो वो इसलिए क्योंकि जब वो डिलीवरी होने वाला था तो इसकी पत्नी का डिलीवरी 7वें महीने में होने लगा। पेट में दर्द होने लगा था। डॉक्टर के पास लेकर ये गया था संजय। डॉक्टर वहां के ये बताए थे कि इसे बेहतर हॉस्पिटल में लेकर जाना होगा, बड़ी हॉस्पिटल में लेकर जाना होगा। संजय के पास पैसे नहीं थे, बड़ी हॉस्पिटल में तो उसे लेकर गया नहीं। लेकर आया वो तीर्थाकर महावीर, जो काफी सस्ता भी था और इलाज ठीक ठाक होता था। वहां लेकर आता है, भर्ती करवा देता है। बच्ची जन्म लेती है और वो 7वें महीने में जन्म ले लेती है। 7वें महीने में जन्म लेने के बाद उस बच्ची को वेंटिलेटर में डालना अति आवश्यक होता है। लेकिन इस हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की जो सुविधाएं हैं वो बहुत कम है और जो 2-4 वेंटिलेटर है उसमें पहले से ऑलरेडी बच्चे वहां पे थे। बच्ची बेहद कमजोर थी और बेहद कमजोर होने की वजह से जो यानी उस हॉस्पिटल में अपने मरीज को लेकर जितने भी परिजन थे, आस-पास के लोग, उस बच्ची के बारे में जानते हैं। जानने के बाद अब ये संजय को ये कहते हैं, वहीं पे बोलते हैं, "अरे! इस बच्ची का क्या भरोसा? अब जब अगर ये बच भी जाएगी, तो ऐसा थोड़ी ना है कि ये वो रह जाएगी, स्ट्रॉन्ग बनी रहेगी या हाथ-पाँव इसके ठीक रहेंगे, अपंग ही रहेगी। यानी बचने के बाद भी अपंग बनी रहेगी, तो ऐसा रहेगी, वैसा रहेगी। वहाँ पे आस-पास में लोग यही चर्चा कर रहे हैं, जो आम लोग हैं, अपने-अपने मरीज़ लेकर के आए हुए हैं। ये बात संजय के कान में ऐसा लग रहा था कि कोई शीशा को गरम करके डाल रहा है। डॉक्टर को रिक्वेस्ट करता है संजय कि साहब किसी भी तरह से बचा लीजिए ना मेरी बच्ची को। पत्नी तो यहाँ पे इस हालत में है ही और बच्ची को कम से कम बचा लीजिए। डॉक्टर कहते हैं कि संजय इसे आप दूसरे हॉस्पिटल में लेकर यथाशीघ्र जाओ, यहाँ पे कोई उपाय नहीं है। संजय और संजय का साला यानी दिनेश, ये दोनों मिलकर वहां के जितने भी हॉस्पिटल और नर्सिंग होम हैं सब में वो घूम जाते हैं। बारी बारी से कहते हैं साहब पहले इसका इलाज करा दो ना, साहब पहले इसका इलाज करो ना। एक तो कहता है कि 10,000 रुपये पहले यहाँ जमा करो, इसके बाद इस बच्ची में हाथ लगाएंगे। 10,000 तो है नहीं।
संजय ये कहता है कि आप पहले बच्ची का इलाज तो कीजिए, मैं पैसे लेकर आ जाऊंगा और आपको मैं ये पैसे दे दूंगा। लेकिन नहीं, पहले पैसे जमा करना होता है। संजय और दिनेश बच्ची को लेकर इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल भाग रहे हैं, लेकिन कोई भी बच्ची को एडमिट नहीं कर पा रहा है। दोनों परेशान है, परेशान है। सुबह से शाम हो जाती है। शाम हो जाने के बाद संजय अपनी बच्ची को बचाना चाहता है किसी भी सूरत में, मजबूर है, उसके पास पैसे नहीं है। संजय अपने ससुराल में अपने सगे संबंधियों को, दोस्तों को, सब जगह फोन करता है कि मुझे 2000, कोई 5000, कोई 1000 रुपए दे दीजिए, मैं इस स्थिति से गुजर रहा हूं। किसी ने उसकी मदद नहीं करते, किसी ने उसकी मदद नहीं की। उल्टा बहाना बना बनाकर कोई फोन रख देता है तो कोई काट देता है, कोई कहता है ठीक है मैं बाद में आपको दूंगा, या ठीक है मैं, आप पहले इलाज तो कराओ, मैं भेजता हूं पैसा। लेकिन पैसे संजय को समय पे मिलते नहीं है, 10,000 रुपए भी नहीं। वो अपनी बच्ची को कुछ होने नहीं देना चाहता। वो चाहता है कि वो इलाज करा ले, वो चाहता है कि वो इलाज करवाए। दोस्तों, एक तरफ बात यह है कि संजय और उसका मामा ये चाहता है कि बच्ची किसी न किसी भी कीमत में बच जाए, प्रयास लगातार करता है। पैसे मिलते नहीं है, सुबह से शाम हो जाती है, बच्ची की हालत बेहद खराब होती जा रही है। 7 महीने में ही जन्म ले चुकी है, स्वस्थ है नहीं। अब क्या करे? पत्नी वहां उस हॉस्पिटल में है, आखिर करे तो क्या करे? इधर संजय के मन में और कान में जो हॉस्पिटल के लोगों ने बोला था, हॉस्पिटल में जो उपस्थित लोग थे, जो बोल रहे थे कि आखिर ये बच्ची बच भी जाएगी तो अपंग ही रहेगी, इस बच्ची को बचाकर या इलाज करवाकर कोई फायदा नहीं है, मरना तो है, आज नहीं तो कल ये मर ही जाएगी। ये बात संजय के कान में गूंजता है। रिश्तेदार भी उसे मदद करने से मना कर देते हैं, लाचार हो जाता है, मजबूर हो जाता है। मजबूर होकर संजय दिनेश को ये कहता है कि भाई दिनेश, ऐसा है कि इसका गला तो मैं दबा नहीं सकता, क्या आप दबाओगे? दिनेश कहता है कि जीजा मैं तो मामा हूं, मैं इसका गला कैसे दबा सकता? हम दोनों नहीं दबा सकते, दोनों की हिम्मत नहीं है कि जिंदा बच्ची का गला दबाया जा सके। क्या किया जा सकता है? संजय कहता है कि क्यों ना इसको जिंदा दफना देते हैं यार, ये जिएगी भी तो अपंग बनकर के जिंदगी भर रहेगी, कैसे संभाल पाऊंगा? जिंदगी में तो किस प्रकार से आई हमारी जिंदगी में, कितनी अच्छी जिंदगी चल रही थी, काम करता था, इसके माँ को खुश रखता था, ख्याल में जितना हो सका मैं रखा। इसे 9 महीने में आना था, ये 7 महीने में ही आ गई, क्या करूं यार? दोनों आपस में सलाह लेते हैं। संजय कामयाब हो जाता है कन्विंस करने में अपने साले साहब को, यानी उस लड़की के मामा को, कि चलो ना यार इसे जिंदा दफना कर आ जाते हैं। रात गुजर जाती है, यही सब करते करते सुबह का समय ये लोग फैसला लेते हैं और चले जाते हैं उसी गांव के तरफ, गुरेठा गांव की तरफ। गुरेठा गांव की तरफ जाते हैं, वहां पे दफनाना शुरुआत करते हैं। तो वहां तक की तो कहानी आप जान चुके हैं। अब क्या होगा कि पुलिस आखिर उनको, यानी ये दोनों को क्या करती है, उस बच्ची का क्या होता है? वो जो हॉस्पिटल में अभी माँ भर्ती है, वो जानती भी है या नहीं जानती है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है? ये कहानी के माध्यम से भी आप जान पाएंगे, इसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा। एसपी महेंद्र यादव ये दोनों का बयान सुन रहे होते हैं। संजय कहता है कि एसपी साहब बताइए,
मेरे पास इसे जिंदा दफनाने के अलावा कोई रास्ता था क्या? इसलिए मैं जिंदा दफनाने गया था। पुलिस बच्ची को उसी हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है। ये सूचना पूरे इलाके में आग की तरह फैल जाता है। बहुत सारे लोग मदद करने के लिए वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं। हॉस्पिटल में उस बच्ची का इलाज के लिए पैसे तक जमा करवा दिए जाते हैं। बच्ची का इलाज होने लगता है। पुलिस अपना रिपोर्ट तैयार करती है और दोनों को न्यायालय में ले जाकर खड़ा करके पेश करके सीधे जेल में ये दोनों को, यानी जीजा और साले, उस लड़की के मामा और पिता को जेल में डाल देती है। लड़की का इलाज इधर चालू ही है। लड़की 6 से 7 दिन जिंदा रहती है। 6 से 7 दिन के अंदर वो उसी हॉस्पिटल में दम तोड़ देती है। माँ भी इधर भर्ती है। इसे कुछ पता नहीं कि आखिर मेरा जो बच्चा है, मेरा बच्चा को मेरा पति ही अपने ही हाथ से जिंदा दफनाने गए हुए थे और जिंदा दफनाने के जुर्म में मेरा पति अभी जेल में है। इस औरत को पता नहीं। इस औरत को यह भी पता नहीं कि मेरी बच्ची मर गई है, क्योंकि ये भी अब जिंदगी और मौत से जूझ रही होती है। इलाज उसी रवैये से जो रवैया आज भी तीर्थाकर महावीर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में चलता है, उसी हिसाब से चल रहा होता है। संजय और दिनेश दोनों जेल में चले जाते हैं। बच्ची इधर मौत के काल के गाल में समा जाती है। दोस्तों, अब यहाँ पे मैंने कहा था कि ये फैसला करना आप लोगों का काम है कि दोषी कौन है। दोषी दिनेश है, दोषी उस हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे परिजन यानी आम पब्लिक जो दिनेश के कान में ये डालते हैं कि ये बच्ची आखिर जिंदा भी रहेगी तो अपंग बनी रहेगी, इसका इलाज करवाना ठीक नहीं है, इसे तो मर जाना ही ठीक है। यही बात संजय के कान में और दिलो दिमाग में गूंज रहा था, जिसकी वजह से अपनी ही बच्ची को जिंदा दफनाने जाने में और दफनाते वक्त हाथ नहीं कांप रहे थे। या वो परिजन जो संजय को मदद कर सकते थे लेकिन समय रहते मदद किया नहीं। अब दोषी कौन है? वो समाज या परिजन या संजय? दोस्तों, एक रिकॉर्ड भी ऐसा था कि कुछ साल पहले तक भारतवर्ष में कन्या भ्रूण हत्या तो बहुत तेजी से बढ़ रहा था। 1000 लड़कों पे करीब 700 कुछ ही ऐसे आंकड़े थे जो लड़कियों का था। 3 साल पहले तक ये आंकड़ा कुछ 8, 850, 800 तक के आसपास में आया हुआ है। लोग अब समझदार हो रहे हैं। बस जागरूक होने की आवश्यकता है कि बच्चियों को बचाना है, क्योंकि संसार के सृजन करता ही तो बच्चियां हैं। उन्हें मौत के घाट उतारना नहीं है। बचा लीजिए ना यार उन बच्चियों को जो हमें और ये संसार, जो इतना प्यारा संसार है, उसका सृजन करता बच्चियां हैं। बस बचाने की आवश्यकता है, उनकी जान लेने की आवश्यकता नहीं है। यही सीख इस कहानी से हम सबको मिलती है। बस बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। अंतिम में आप तमाम लोगों से मेरा अपील है कि कोसोफ ट्रस्ट की मुहिम आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ज्वाइन करें माईपुंगी। और समाज को चाहिए साफ सुथरा सोशल मीडिया के मुहिम में आप भाग ले लीजिए। यहाँ पे लाइक कमेंट शेयर करें और यहाँ पे पॉइंट भी अर्जित करें। वहाँ से एक अच्छी खासी आय आप कर सकते हैं। आज की कहानी में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।